हैव क्वेश्चन नंबर 11th 11वां प्रश्न। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11th कह रहा रेशियो ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इन मोशन ऑफ ए डिस्क, टोटल काइनेटिक एनर्जी टू दी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क। इसका मतलब बॉडी के अंदर बच्चों रोलिंग मोशन है, जो ये सारा क्वेश्चन कर रहा कि साफ साफ नहीं लिखा है, ये प्योरली रोलिंग मोशन मान के चलेंगे। टोटल अलग लिखा है, रोटेशनल अलग, इसका मतलब रोटेशनल के अलावा भी है, मतलब ट्रांसलेशनल भी होगा, तो ये प्योर रोलिंग मोशन का केस हो गया। यहाँ पे हमें बताना है रेशियो किसका, काइनेटिक एनर्जी की टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी की रोटेशनल वैल्यू, यही ना, रेशियो ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी टू दी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क। बच्चों आप लोग याद करो, मैंने ये रेशियो ऐसे बताया था, जहाँ टोटल था वहाँ पर आ जाएगा के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और बच्चों जहाँ रोटेशनल था वहाँ पर आ जाएगा के स्क्वायर ऐसे। इसका उल्टा मैंने बताया था, रोटेशनल अपान टोटल तो आ रहा था के स्क्वायर डिवाइडेड बाई के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। याद करिए यहाँ उल्टा पूछा गया है, टोटल अपान रोटेशनल। मैंने बताया था टोटल का कितना फ्रैक्शनल रोटेशनल होगा, रोटेशनल अपान टोटल के स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस। यहाँ उल्टा पूछा है तो उल्टा रेशियो हो गए। मेरे प्यारे बच्चों ज़्यादा अच्छा होगा, एक काम कर लो, ऊपर और नीचे आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर अगर आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा के बाई आर का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1, दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई के बाई आर का यहाँ पर भी क्या हो गया, होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों के बाई आर का होल स्क्वायर इन द सेंस, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कौन सी बॉडी है, यहाँ पर डिस्क का केस है, और डिस्क के केस में के बाई आर का होल स्क्वायर सीधे सीधे हमें पता है 1/2 होता है। तो बच्चों यहाँ पर 1/2 हो गया, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 के बाई आर का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, यहाँ हो गया 3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, इसका आंसर आ गया 3/1। तो करेक्ट चॉइस बच्चों यहाँ के लिए जो बना वो हो गया ऑप्शन डी। ओके, करेक्ट चॉइस दैट वी विल सेलेक्ट हियर, दिस विल बी ऑप्शन डी। ओके बच्चों, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 11th. Now let's proceed to question number next one. Now we have question number 12. Question number 12 says the moment of inertia of two freely rotating bodies A and B are IA and IB respectively. यहाँ पर बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली क्वेश्चन नंबर 12 की। अच्छी बात है, यहाँ दो बॉडी का नाम लिया है, एक का नाम ये है और अगले का नाम बी है। इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए दिया है और इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बी, किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट चलो दिया होगा, और आई ए ग्रेटर देन आई बी है। अच्छी बात है, आई ए ग्रेटर देन आई बी है, एंड दियर एंगुलर मोमेंटा आर इक्वल। दोनों के जो एंगुलर मोमेंटम है, मान लीजिए एंगुलर मोमेंटम इसके लिए जे ए है और इसके लिए जे बी है, जे आई एल से लिखते हैं, मैंने जे लिख दिया, तो ये इक्वल है जैसा कि क्वेश्चन बता रहा है। बच्चों फिर हमसे कहा गया इफ के एंड के बी दियर काइनेटिक एनर्जीज देन, यहाँ पर कहा गया फ्रीली रोटेटिंग बॉडी, रोटेटिंग यानी प्योर रोटेशनल मोशन की बात हो रही है। तो बच्चों ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास एक फार्मूला यहाँ एग्जिस्ट करेगा, जे स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2i। जिस तरह से पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m हम लोग लीनियर मोशन में करते हैं, उसी तरह एंगुलर मोशन में बच्चों जे स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी की जगह लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ एम की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब रहा सवाल, ये जो हमारे पास वैल्यू है दोनों के लिए सेम है, सवाल में ये और बी दोनों के लिए जे की वैल्यू सेम है, तो जे स्क्वायर भी सेम होगा। बच्चों इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है आई ए और आई बी में रिलेशन जो दिखा रहा है आई ए ग्रेटर देन आई बी है। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बच्चों रिलेशन है उसका अपोजिट रिलेशन, उसका अपोजिट ऑर्डर जो होगा वो होगा काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी ए के लिए लेस देन होगा काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू बी, और यहाँ काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के रूप में होगा, क्योंकि यहाँ प्योर रोटेटरी मोशन का केस है। क्वेश्चन को पढ़ने से ये लग गया है। तो बच्चों यहाँ के लिए यही जवाब हमारा सही होगा। इसका उल्टा ऐसे भी बोल सकते हैं के बी विल बी ग्रेटर देन के ए। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन क्या दे रहे हैं वो।
Looking towards option, first option says Ka equal to Kb, which is not possible, and the correct choice that we will have here, Ka less than Kb, this is obtained in option C. Okay, correct choice that we will consider here, this will be option C. Okay बच्चों, यहाँ के लिए Ka लेस देन Kb, Ka लेस देन Kb, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ के लिए बच्चों करेक्ट चॉइस होगा. ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 से टू रिजिड बॉडी एंड बी रोटेट्स विथ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी E एंड EB रेस्पेक्टिवली. मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ A एंड B अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन आर IA एंड IB, जहाँ पर IA इक्वल टू IB बाई 4 दिया है. बच्चों दो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे रिलेट किया गया, IA इक्वल टू IB बाई 4. ओके, एक सिचुएशन ये मेंशन किया गया है. साथ ही साथ यहाँ पे ये बताया गया है काइनेटिक एनर्जी एक का EA है और अगले का काइनेटिक एनर्जी EB है, और इसके अंदर रिलेशन ये बताया गया है EA इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ EB. मतलब काइनेटिक एनर्जी जो ये का है वो काफ़ी ज़्यादा है, 100 गुना 100 टाइम्स है एज कम्पेयर टू B. ये दो सिचुएशन यहाँ पर दिखा दिए गए बच्चों, एक तो ये सिचुएशन आप देख रहे हो ऊपर, और एक सिचुएशन ये भी हो गया. चलो ऐसे हो गया. हमसे फिर आगे कहा गया है कि सर आप ये बताइए रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम LA ऑफ A टू दी एंगुलर मोमेंटम LB ऑफ B. बच्चों यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम देखिए, काइनेटिक एनर्जी जिसको E से यहाँ लिख के दिया है, हम इसको E लिख देते हैं E. काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अगर मैं एंगुलर मोमेंटम के टर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा, L दिया है एंगुलर मोमेंटम को, तो L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ I. ठीक है बच्चों, हमें एंगुलर मोमेंटम का रेशियो चाहिए है सर, तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू यहाँ के अंदर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ E इंटू I. अब एंगुलर मोमेंटम फॉर बॉडी A डिवाइडेड बाई एंगुलर मोमेंटम फॉर बॉडी B, दिस विल बी लाइक दिस. यहाँ के अंदर बच्चों ये मेरे पास कुछ ऐसे हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 2 टाइम्स ऑफ E इंटू I, 2 टाइम्स ऑफ E इंटू I. यहाँ के अंदर बच्चों पहले के लिए E की वैल्यू फिलहाल EA है और I की वैल्यू फिलहाल IA है. अच्छी बात है, IA है. और अगले केस में जाएं तो स्क्वायर रूट के अंदर 2 टाइम्स ऑफ EB इंटू यहाँ के अंदर क्या हो जाएगा, IB. ऐसे हो गया. रेशियो के टर्म में इसको लें तो स्क्वायर रूट 2 तो ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा. ये आ जाएगा बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर EA अपान EB, और दूसरे ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं IA अपान IB इंटू में. ओके, ऐसे मेरे प्यारे बच्चों इनकी वैल्यू रख देते हैं. IA अपान IB इक्वल टू 1/4 और EA अपान EB इक्वल टू 100. तो यहाँ के अंदर ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 1/100, EA अपान EB इक्वल टू 100 होगा, माफ़ करिएगा, ये हो गया 100 मल्टीप्लाइड बाई IA अपान IB, दैट मीन्स 1/4. यहाँ पर आ गया 1/4, यानी कि 25/1 हो जाएगा. ये जो रेशियो मेरे पास आ गया LA डिवाइडेड बाई LB, स्क्वायर रूट के अंदर 25/1 का मतलब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो आ जाएगा 5/1. ऑप्शन में जाके बच्चों अगर करेक्ट ऑप्शन को हम लोग खोजें तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ के लिए जो हमें मिलेगा, दिस विल बी ऑप्शन. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 से अ सॉलिड स्फीयर जिसका कि मास 2m बताया गया बच्चों, एंड अ थिन हॉलो स्फेरिकल सेल. हॉलो स्फेरिकल सेल का मतलब सिंपली आप हॉलो स्फीयर ही उसको समझेंगे. ओके, थिन है, उसके दीवार की मोटाई ना के बराबर है, तो यहाँ पर वो एक कहने का मतलब एक सॉलिड स्फीयर हो गया, एक हॉलो स्फीयर हो गया. रोल्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, तो ऑप्शन है सॉलिड स्फीयर विल रीच दी बॉटम फर्स्ट, हॉलो स्फीयर विल रीच दी बॉटम फर्स्ट. बच्चों मैंने बताया था कि यहाँ मास वगैरह से मतलब नहीं होगा, यहाँ पर बस आपको ये देखना है K/R का स्क्वायर, इसका रेशियो क्या होगा. जहाँ के लिए बच्चों K/R का रेशियो ज़्यादा होगा, मैंने बताया था वहाँ के लिए टाइम टेकन की वैल्यू भी ज़्यादा होगी. इंक्लाइन प्लेन का केस है, बड़ा डिस्कशन इस पे हुआ था कि कोई बॉडी अगर रोल करते हुए आ रहा है, यहाँ तक पहुँच रहा है बच्चों, तो यहाँ पर पहुँचने में यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगेगा.
उस समय की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट किया था 1/sin θ स्क्वायर रूट के अंदर कुछ एक्सप्रेशन बन के आ रहा था। फिलहाल बच्चों यहाँ पर उससे कंक्लूजन ये निकला था कि यहाँ पर जिसके लिए k/r का होल स्क्वायर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा टाइम लेगा। अगर सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर में तुलना किया जाए तो सॉलिड, मैंने वहाँ तुलना करके आपको बताया भी था, सॉलिड स्फीयर के लिए k/r का होल स्क्वायर अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 2/5। 2/5 का मतलब ये हो गया 0.4। और हॉलो स्फीयर की बात करें, हॉलो स्फीयर की बात करें बच्चों, तो यहाँ के लिए k/r का होल स्क्वायर, k/r का होल स्क्वायर ये हमारे पास आ जाएगा कितना, यहाँ के अंदर 2/3 जो कि 0.67 के आसपास आ गया, 0.67। ये वाला कम है, यानी सॉलिड स्फीयर के लिए टाइम कम लगेगा। जिसके लिए k/r का होल स्क्वायर कम उसके लिए टाइम कम, जिसके लिए ज़्यादा उसके लिए टाइम ज़्यादा। तो सॉलिड स्फीयर जल्दी पहुँचेगा। ठीक है बच्चों, सॉलिड स्फीयर यहाँ पर जल्दी पहुँचेगा। अब यहाँ पर बच्चों ये मत सोचिए लगेगा कि जिसका मास ज़्यादा है उसको जल्दी पहुँचा दें, जिसका मास कम है उसको देर से पहुँचाएं। नहीं सर, आपको बस ये रेशियो चेक करना है दोनों के लिए। जिस बॉडी का k है उसी बॉडी का r है, k/r का होल स्क्वायर यहाँ पर बच्चों बस चेक करिए, जिसके लिए कम वो कम टाइम लेगा, यानी सॉलिड स्फीयर जल्दी पहुँचेगा। पहला ऑप्शन करा सॉलिड स्फीयर विल रीच दी बॉटम फर्स्ट, बिल्कुल सही बोल रहा है। बी में कहा गया हॉलो स्फीयर स्फेरिकल सेल विल रीच दी बॉटम फर्स्ट, नहीं, बोथ रीच दी सेम टाइम। ऑप्शन ये यहाँ के लिए बच्चों करेक्ट हो गया। करेक्ट चॉइस दैट वी विल सिलेक्ट हियर, दिस विल बी ऑप्शन ए। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 says a solid sphere, a hollow sphere, a ring are released from the top of inclined plane, जो कि फ्रिक्शन लेस है। सबसे नोट करने वाली बात ये है, जो इंक्लाइंड प्लेन है बच्चों, ये इंक्लाइंड प्लेन फ्रिक्शन लेस है। ओके, यहाँ पर बच्चों ये वाला जो इंक्लाइंड प्लेन है ये फ्रिक्शन लेस है, यानी कि ये स्मूथ है। ठीक, नो फ्रिक्शन। हमसे कहा गया है कि सर आप ये बताइए, तीन तरह की बॉडी का नाम लिया गया, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर और रिंग। कहा गया मैक्सिमम एक्सीलेशन डाउन दी प्लेन इज। बच्चों जब ये फ्रिक्शन यहाँ मौजूद है ही नहीं तो बॉडी इसके ऊपर रोल कर ही नहीं पाएगा। अगर किसी भी बॉडी को रिंग हो, स्फीयर हो, कुछ भी यहाँ छोड़ेंगे तो mg sin θ सीधे उसको घसीटता हुआ इधर चला आएगा, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन लगेगा नहीं। जब यहाँ छोड़ेंगे और फ्रिक्शन मान लीजिए नहीं लगा, mg sin θ लगा, तो mg sin θ ही केवल इसके अलांग है। वैसे क्या होता था, फ्रिक्शन लग जाता था, फ्रिक्शन की वजह से एंगुलर मोशन आ जाता था, टार्क लग जाता था। यहाँ के अंदर बच्चों केवल स्लाइड करता हुआ आएगा, तो जो एक्सीलरेशन लीनियर मिलेगा और g sin θ सबके लिए होगा, चाहे जैसी बॉडी हो, चाहे जिस शेप की बॉडी हो, डजेंट मैटर। सबके ऊपर बच्चों जो एक्सीलरेशन लगेगा वो g sin θ के बराबर ही होगा। तो एक्सीलरेशन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, दिस विल बी g sin θ फॉर ऑल बॉडी, फॉर ऑल। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो सरफेस है वो फ्रिक्शन लेस है और यहाँ रोलिंग मोशन पॉसिबल नहीं है, यहाँ स्लाइड करता हुआ बॉडी आएगा और उस केस में यही एक्सीलरेशन सबके लिए अप्लाई होगा। तो ऑप्शन में अगर जाके देखें बच्चों तो करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए जो होगा सेम फॉर ऑल या ऑल सेम, ऑप्शन डी यहाँ के लिए करेक्ट हो गया। ठीक है, करेक्ट चॉइस दैट वी विल सेलेक्ट हियर, दिस विल बी ऑप्शन डी। ओके बच्चों, this is the solution for the question number 15. Now let's proceed to question number next one. Now we have question number 16. पहले इसको पढ़ते हैं बच्चों। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, a solid disk rolls clockwise without slipping. It means प्योर रोलिंग मोशन की बात हो रही है। over horizontal path with constant speed v. बच्चों एक यहाँ पर डिस्क है ऐसे, वो हॉरिजेंटल पाथ पे इस तरह से रोल, प्योर रोलिंग मोशन करते हुए आगे बढ़ा। इसका सेंटर ऑफ मास इस तरह से जा रहा होगा आगे की ओर, और बना के दिया भी है, इसका सेंटर v वेलोसिटी से आगे जा रहा है। बच्चों हमसे कहा गया है कि यहाँ पर आप ये बताइए, ए बी सी 3 पॉइंट्स यहाँ दिखा दिए। ये पॉइंट बिल्कुल टॉप पे है, बी पॉइंट बिल्कुल हॉरिजेंटल लेवल पे है, और सी पॉइंट यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा, ऐसे है। हमसे कहा गया है कि सर आप ये बताइए कि यहाँ पर इन सब की वेलोसिटी ए बी सी की क्या होगी। ठीक है, अगर आपको याद हो बच्चों,
अगर आपको याद हो तो पॉइंट सी हमेशा रेस्ट में रहता था। पॉइंट सी की वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। प्योर रोलिंग मोशन है तो पॉइंट सी की नेट वेलोसिटी यहाँ के अंदर जीरो होएगी। तो यहाँ पर पॉइंट सी के लिए जीरो, ऐसा दो ऑप्शन में बी और सी दोनों में दिख रहा है। पॉइंट ए की वेलोसिटी याद करिए, हमने यही एग्जाम्पल ही दिया था कि किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी हो आप ऐसे कर लो, वैसे शुरुआत में भी समझाया था वेक्टर सम करके, और एक और तरीका बताया था। इसके लिए तरीका था आर इंटू ओमेगा। आर क्या था, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से बॉडी को मिलाने वाली, उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का लेंथ। यहाँ के अंदर बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास 2r, यहाँ पर हो गया 2r इंटू ओमेगा। आर ओमेगा का मतलब फिर से VCM के बराबर आ गया था, तो VA की वैल्यू बच्चों आ गया था 2V। एक तरह से मैं बता चुका हूँ, उसी को रिपीट कर रहा हूँ। और यहाँ पॉइंट B की वेलोसिटी अगर बताने गए थे, A की ऐसे थी वेलोसिटी, पॉइंट B की वेलोसिटी यहाँ पर बच्चों अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B, दिस विल बी r इंटू ओमेगा। यहाँ के लिए r का मतलब दिस मच लेंथ, और दिस मच लेंथ की बात करें तो ये हो जाएगा r स्क्वायर रूट 2, यानी स्क्वायर रूट के अंदर 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल R इंटू ओमेगा। r ओमेगा का मतलब VCM, यानी कि बच्चों VB की वैल्यू स्क्वायर रूट 2, VCM को हमने V ही लिखा है, ये हो गया। तो पॉइंट ए की जो वेलोसिटी होगी 2v, B की स्क्वायर रूट 2v और C की 0। 2v ऑप्शन को मैच कराते हैं, स्क्वायर रूट 2v 0, ऑप्शन बी यहाँ मैचिंग ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, करेक्ट चॉइस दैट वी विल सिलेक्ट हियर, दिस विल बी ऑप्शन बी। वैसे अगर आप थ्योरी बढ़िया से पढ़े हैं तो इसके लिए सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, आपको याद हो गया होगा कहाँ की वेलोसिटी कितना था। ठीक है, ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 सेज two particles A and B initially at rest moves towards each other under a mutual force of attraction। मेरे प्यारे बच्चों, एक पार्टिकल जिसका नाम ये है, दूसरा पार्टिकल जिसका नाम बी है, ये दोनों एक दूसरे के ओर मूव कर रहे हैं। क्यों मूव कर रहे हैं? इनके बीच में इंटरनल फोर्स डेवलप हुआ म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से। मतलब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगा है वो इंटरनल है, इसका मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स का जिक्र यहाँ नहीं हुआ है। अच्छा, कहा गया एट एन इंस्टेंट पॉइंट ए इज वेलोसिटी, पॉइंट ए का स्पीड v है, पॉइंट बी का स्पीड 2v है, ये 2v है और इसका स्पीड v है। हमसे कहा गया कि सर आप बताइए स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास। बच्चों क्योंकि यहाँ केवल इंटरनल फोर्स लगा है, यहाँ एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 है, इसलिए सेंटर ऑफ मास जो होगा अगर ऑलरेडी रेस्ट में था तो रेस्ट में ही बना रहेगा। क्वेश्चन को पढ़ने के हिसाब से कहीं से नहीं लग रहा कि सेंटर ऑफ मास पहले से चल रहा था, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहा होगा और सेंटर ऑफ मास रेस्ट में ही बना रहेगा, यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास यहाँ क्या होगा 0। एक तरह से ये बच्चों सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन हो गया। तो करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए जो हो गया वो हो गया बच्चों ऑप्शन ए। ठीक है, करेक्ट चॉइस दैट वी विल सिलेक्ट हियर, दिस विल बी ऑप्शन ए। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन for the question number 17. Now let's proceed to question number next one. Now we have question number 18. Question number 18 says a disc is rolling without slipping. It means the case is a pure rolling motion on horizontal surface. C is the center, Q and P are two points equidistant from C. This situation is given for a disc which is rolling over a horizontal plane like this. ओके बच्चों, ऐसे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसके ऊपर रोल करने के लिए यहाँ पर ये जा रहा है। इसका सेंटर जो है बच्चों, सेंटर को C से रिप्रेजेंट किया गया है। सेंटर से कुछ दूरी पर एक पॉइंट यहाँ कौन सा है Q, और उतने ही डिस्टेंस पर एक पॉइंट यहाँ नीचे कहीं दिया गया है P। ऐसे बच्चों हमसे कहा गया है कि यहाँ पर VP, VQ, VC अगर इनके वेलोसिटीज हैं तो उसमें क्या ऑर्डर होगा। बच्चों यहाँ पर सेंटर से इसको मैं मिला दूँ तो ये बॉटम वाला पॉइंट हो गया, दिस इज बॉटम पॉइंट। इसको चलो मैं नाम दे देता हूँ B फॉर बॉटम। यहाँ पर
हमने आपको बताया था कि किसी भी पॉइंट की प्योर रोलिंग मोशन अगर इस तरह से हो रहा हो तो इसके अंदर बैठे हुए किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी अगर आपको देखनी है तो आप क्या करोगे बच्चों, आप ये करोगे कि यहाँ r इंटू क्या करोगे, ओमेगा। रहा सवाल ओमेगा, अगर ये बच्चों मोशन हम देखें तो ओमेगा हर पॉइंट के लिए सेम होगा, ओमेगा हर पॉइंट के लिए यहाँ पर सेम होगा। और ओमेगा अगर सेम होगा तो यहाँ पर v हमारे पास डिपेंड करेगा स्मॉल r पे, यानी दूरी जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा। जैसे q को देखें तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर है, फिर c है, फिर यहाँ पर p है। तो बच्चों यहाँ पर r डिस्टेंस की बात करें तो आर क्यू सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ से बॉटम मोस्ट पॉइंट से कॉन्टैक्ट पॉइंट से क्यू की दूरी सबसे ज़्यादा होगी। फिर बच्चों यहाँ पर दूरी यानी डिस्टेंस सी की, उसके बाद नंबर आएगा, फिर बच्चों डिस्टेंस यहाँ के अंदर जो नंबर आएगा वो पी का आएगा। यहाँ पर जो डिस्टेंस का आर्डर होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट से वही आर्डर वेलोसिटी का भी होगा। यहाँ के लिए बच्चों वेलोसिटी ऑफ पॉइंट क्यू, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी, यही ऑर्डर यहाँ के लिए होगा क्यू सी पी। तो बच्चों यहाँ के लिए क्यू सी पी ऐसा ऑर्डर मुझे ऑप्शन ये में दिख रहा है। तो करेक्ट चॉइस जो हमारे पास यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए होगा बच्चों, दिस विल बी ऑप्शन ये। ओके बच्चों, यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हमारे पास आ गया वो हो गया बच्चों ऑप्शन ये। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वी हैव क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 सेज a ball rolls without slipping. It means this is the case of pure rolling motion. Okay, the radius of gyration of ball about an axis passing through its center of mass is k. अच्छी बात है। If radius of the ball is capital R, then the fraction of total kinetic energy associated with the rotational will be। बच्चों डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है किसी बॉडी के लिए, यहाँ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टोटल का कितना फ्रैक्शन है, ये मैंने आपको डिराइव भी कराया था, आई होप आपको याद होगा। यहाँ पर बच्चों आ रहा था के स्क्वायर, के इन दी सेंस रेडियस ऑफ जायरेशन, उसका स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ रहा था आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो यही यहाँ के लिए जवाब हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है क्योंकि मैं पढ़ाते समय इसको बता चुका हूँ। तो ऑप्शन जो यहाँ के लिए मैच करेगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, करेक्ट चॉइस दैट वी विल सिलेक्ट हियर, दिस विल बी ऑप्शन बी। ठीक, ये जरूर चेक कर लीजिएगा क्या अपान क्या है, रोटेशनल अपान टोटल। अगर रोटेशनल अपान टोटल है तो यहाँ के स्क्वायर आएगा, ट्रांसलेटरी अपान टोटल होता तो यहाँ आर स्क्वायर होता, डिनोमिनेटर वही होता। तो बच्चों फिलहाल करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए जो हो गया मैचिंग वाला वो हो गया ऑप्शन बी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 सेज इफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज 50% ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी देन बॉडी इज। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, बच्चों अगर इन दोनों का रेशियो निकालें तो रेशियो जो हमारे पास मैंने आपको बताया था यहाँ के लिए आएगा वो हो जाएगा के स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, रोटेशनल अपॉन ट्रांसलेशनल। ठीक है, और क्वेश्चन के हिसाब से कहा गया है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का 50% है। इसका मतलब ये हो गया ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर हम 100 माने तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 50 होगा, इसको 100x माने तो ये 50x होगा, x ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, रेशियो वाइज तो यही आएगा। तो यहाँ के लिए आ गया 1/2। अगर बच्चों कोई बॉडी हो और उसके लिए k/r का होल स्क्वायर इसका वैल्यू 1/2 आए तो वो बॉडी या तो डिस्क होगा या सॉलिड सिलेंडर होगा। ओके, यहाँ के लिए तो करेक्ट चॉइस जो हमारे पास हो गया, डिस्क तो ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ जो चॉइस हम लोग सिलेक्ट करेंगे वो होगा ऑप्शन बी, सिलेंडर इन दी सेंस सॉलिड सिलेंडर। यहाँ के अंदर बच्चों करेक्ट चॉइस हमारे पास आ गया ऑप्शन बी। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 20। नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 सेज when a sphere of moment of inertia I about its center of gravity and mass m rolls from rest
डाउन एन इंक्लाइन प्लेन विदाउट स्लिपिंग काइनेटिक एनर्जी। बच्चों यहाँ टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछा है और जो ऑप्शंस मेरे हैं वो बिल्कुल ओपन करके लिखे गए हैं। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो होगा ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी, क्योंकि प्योर रोलिंग मोशन है। ट्रांसलेटरी होगा हाफ m इंटू वी सी एम का स्क्वायर, फिलहाल वी सी एम की वैल्यू यहाँ v हो गया। और बच्चों हमारे पास हो जाएगा हाफ आई सी एम इंटू ओमेगा का स्क्वायर, तो यहाँ हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर हो गया। करेक्ट चॉइस जो यहाँ के लिए मैच कर रहा है वो हो गया बच्चों ऑप्शन डी। ओके, करेक्ट चॉइस दैट वी विल टेक हियर, दिस विल बी ऑप्शन डी। ओके बच्चों, this is the solution for the question number 21. Now let's proceed to question number next one. Now we have question number 22. Question number 22 says a body is rolling down an inclined plane. Its translational and rotational kinetic energies are equal. The body is ट्रांसलेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर इक्वल हो तो वो बॉडी कौन सी बॉडी होगी? बच्चों यहाँ पर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर हैं, यानी कि बच्चों यहाँ पर रोटेशनल अपान ट्रांसलेशनल या ट्रांसलेशनल अपान रोटेशनल का रेशियो निकालें तो 1 आएगा, और यही रेशियो हमारा होगा रोटेशनल अपान ट्रांसलेशनल की वैल्यू होती है k बाई आर, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यानी k बाई आर का होल स्क्वायर। k बाई आर का होल स्क्वायर अगर किसी बॉडी के लिए 1 आया, इट मीन्स k और r बराबर रहे होंगे उस बॉडी के लिए, और k और r यहाँ पर उस बॉडी के लिए बराबर, यानी रेडियस ऑफ जायरेशन इक्वल टू एक्चुअल रेडियस। ऐसा तब होगा जब वो बॉडी या तो रिंग हो, ठीक है बच्चों, या फिर हो सकता वो बॉडी हॉलो सिलेंडर हो। ठीक है बच्चों, हॉलो सिलेंडर, ये 2 केसेज यहाँ पॉसिबल होगा। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन में जाके करेक्ट चॉइस अगर खोजें तो रिंग तो यहाँ दिया नहीं है, इसलिए करेक्ट चॉइस हम लोग लेंगे हॉलो सिलेंडर। ओके, करेक्ट चॉइस विल बी हियर ऑप्शन डी, हॉलो सिलेंडर। ओके बच्चों, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 22. नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन. We have question number 23. Question number 23 says a solid sphere, disc and solid cylinder all of same mass made up of same material are allowed to roll down on inclined plane. Then यहाँ पर कौन पहले पहुँचेगा कौन बाद में पहुँचेगा बच्चों, इस तरह से ऑप्शंस बनाए गए हैं। तो जिसके लिए बच्चों k बाई आर का होल स्क्वायर, जिसके लिए ये रेशियो ज़्यादा होगा उसके लिए टाइम टेकन भी ज़्यादा होगा, मैं बता चुका हूँ, यही एक पैरामीटर है नापने का। यहाँ पर उल्टा k बाई आर का होल स्क्वायर जिसके लिए कम होगा, लेस होगा, वो कम टाइम लेगा, यानी वो जल्दी पहुँच जाएगा। यहाँ पर पहला जो नाम उन्होंने लिया है वो सॉलिड स्फीयर का लिया है। मेरे प्यारे बच्चों, पहला नाम सॉलिड स्फीयर का लिया गया है। सॉलिड स्फीयर के लिए k बाई आर का होल स्क्वायर अगर हम फाइंड आउट करें तो 2/5 आता है, जो कि आ जाएगा 0.4। चलो अगला देखो, दूसरा हमारे पास जो बॉडी दिया है सॉलिड स्फीयर के अलावा वो है बच्चों डिस्क। अगर डिस्क की बात करें तो डिस्क के लिए k बाई आर का जो होल स्क्वायर आता है 1/2 आता है, मीन्स 0.5। नहीं सर, ये ज़्यादा आ गया। और अगला जो बॉडी दिया गया है वो है सॉलिड सिलेंडर। यहाँ के अंदर बच्चों अगली बॉडी जो हमको यहाँ दी गई है वो है सॉलिड सिलेंडर। अगर सॉलिड सिलेंडर की बात की जाए तो k बाई आर का होल स्क्वायर, इसका भी डिस्क के सिमिलर आता है 1/2, यानी 0.5 हो गया। ठीक है, और एक और बॉडी यहाँ के अंदर मेंशन किया गया है, नहीं ये 3 ही बॉडी हैं, स्फीयर, डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर। तो बच्चों ऑब्वियसली यहाँ पर सबसे कम वैल्यू सॉलिड स्फीयर के लिए आया। जितने बॉडी जनरली आप जानते हो उसमें सबसे कम सॉलिड स्फीयर का हमेशा आता है, आप करके देख लो। तो यहाँ पर ये सबसे जल्दी पहुँचेगा, तो करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए हो गया सॉलिड स्फीयर रीच दी बॉटम फर्स्ट। ओके, यहाँ पर देख लीजिए, ये भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि क्या यहाँ प्योर रोलिंग मोशन का केस है। जैसे आप क्वेश्चन को हम पढ़ें तो लिखा रोल डाउन फ्रॉम रेस्ट ऑन इंक्लाइन प्लेन, तो बच्चों रोल डाउन
रोल डाउन, कहीं से स्लाइड होने का नाम नहीं लिया गया, मतलब प्योर रोलिंग रहा होगा। ऐसे केस में जिसके लिए के बाई आर का होल स्क्वायर, माफ करेगा, के बाई आर का होल स्क्वायर जिसके लिए बच्चों कम है, उसके लिए टाइम टेकन की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो ऑप्शन के लिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास हो गया वो हो गया बच्चों ऑप्शन ये। ठीक, करेक्ट चॉइस दैट वी विल टेक हियर, दिस विल बी ऑप्शन ये, सॉलिड स्फीयर विल रीच द बॉटम फर्स्ट। ठीक है, ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन।